नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 4th सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है जी, यानी जो मास है वो वेलोसिटी के साथ साथ वेरिएशन करता है, अपने अंदर चेंज करता है। तो किस प्रकार चेंज करता है ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है डेरिवेशन सहित। तो हेडिंग है आपकी वेरिएशन ऑफ मास, किसके साथ? तो विद वेलोसिटी। ठीक है जी, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। देखो, जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है जी, जिसे आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं, तो उसमें जो है मास आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, ये बात आप जानते हैं। लेकिन आइंस्टीन के अनुसार या जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत या जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंतर्गत जो मास है वो आपका वेलोसिटी का फंक्शन है। यानी मास जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी मास वेलोसिटी के अनुसार चेंज होता है। तो वेलोसिटी बढ़ाने पर, मैं आपको बताऊं, वेलोसिटी बढ़ाने पर मास बढ़ता है। ठीक है जी, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो मास बढ़ता जाता है, लेकिन वेलोसिटी इतनी अधिक होनी चाहिए कि आप उसकी कंपैरिजन कर सकें वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ठीक है जी, आप यदि देख रहे हैं कि कोई पिंड है, कोई बॉडी है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और फिर आपने 20 कर दी, फिर 30 कर दी, 40 कर दी और आप कहने लगे कि मास नहीं बढ़ रहा है, तो ये इतनी छोटी वेलोसिटीज़ पर है ना एप्लीकेबल नहीं है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट केवल एप्लीकेबल है तो तब जब किसी बॉडी, जिस बॉडी के मास की आप बात कर रहे हैं, वो बॉडी लाइट के कंपैरिजन वाली स्पीड से चल रही हो, है ना, इतनी स्पीड से चल रही हो कि आप उसकी कंपैरिजन वेलोसिटी ऑफ लाइट से कर सकें। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है बॉडी का मास भी बढ़ता जाता है। ठीक है जी, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट किसका? वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला होता है, देखो आइंस्टीन ने इसका, है ना, देखो मास जो है आइंस्टीन के अनुसार वो इतना होता है, मास का जो फॉर्मूला है, और ये आपको प्रूफ भी करना है आज के इस लेक्चर में ही। तो जो m नोट है मैं आपको बता दूं, वो है आपका रेस्ट मास। ठीक है जी, यानी किसी बॉडी का तब मास जब वो किस में है? रेस्ट में है। या आप उस बॉडी का मास कहाँ से नाप रहे हैं? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नाप रहे हैं जो रेस्ट में है। ठीक है जी, इस तरीके से आप कह सकते हो। और v क्या है? v तो आप जानते हैं रिलेटिव स्पीड है। ठीक है जी, या आप इसे स्पीड ऑफ बॉडी भी कह सकते हो, वो जो बॉडी है उसकी स्पीड। c आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और m जो है आपका, ये वाला m, ये है आपका वेरिएबल मास। ठीक है जी, जो आपका वेलोसिटी ऑफ बॉडी का फंक्शन है। ठीक है जी, यानी ये मास एक ही बॉडी का है। ये मास तब है जब वो बॉडी रेस्ट में है, और ये मास तब है जब वो बॉडी मोशन में आ गई। ठीक है जी, तो जब वो मोशन में है तब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे मास भी बढ़ता जाता है। ठीक है जी, कैसे होता है? देखो v को बढ़ाओगे, ठीक है जी, तो v²/c² बढ़ेगा, और v²/c² बढ़ेगा जितना ज़्यादा तो 1 में से घटा के उतना ही कम आएगा अपॉन में, तो डिवाइड करके अधिक आएगा। तो m की वैल्यू ज़्यादा हो गई नहीं m नोट से। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जो m है वो ज़्यादा होता है m नोट से, यानी जो मूविंग मास है। ठीक है जी, जो डायनेमिक मास भी इसे आप कह सकते हो, डायनेमिक मास जो है किसी बॉडी का वो रेस्ट मास से अधिक होता है। ठीक है जी, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है जो मास है बॉडी का वो बढ़ता जाता है। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, मैंने समझा दिया है। आइए इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं। अब आगे, है ना, इससे अधिक भूमिका की आवश्यकता नहीं है, सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये डेरिवेशन, ये क्वेश्चन, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो इसके कैलकुलेशंस जो हैं बस थोड़ा, है ना, थोड़ा टिपिकल सा है, तो देखें बस कैलकुलेशन वगैरह आपको करनी है मैथमेटिकल जो डेरिवेशन में होती हैं, और वो आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बीएससी कर रहे हैं, वो आपके लिए एक, है ना, सरल बात है।
तो वही बात मान के चलनी है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है जी, और दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस तरीके से, ठीक है जी। ये आपका एस डैश है, ठीक है जी, ये इसका ओरिजिन ओ डैश, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये आपका जेड डैश। क्लियर? ये जो चल रहा है v वेलोसिटी से रिलेटिव मोशन कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम s, ठीक है जी। ये आपका फ्रेम s है, ये y एक्सिस इसकी, ये x एक्सिस और ये इसकी z एक्सिस, ये इसका ओरिजिन, ठीक है जी। तो इस तरीके से है ना, आप जानते हैं बार बार एक ही लैंग्वेज है कि लेट अस कंसिडर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस s एंड s डैश, ठीक है जी। लेट s डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन प्लस x डायरेक्शन, ठीक है जी, या प्लस x डैश डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के रेस्पेक्ट में वो s डैश जो चल रहा है v वेलोसिटी चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी है यानी कि स्मॉल v। अब इसमें दो बॉडी मान के चलेंगे, ठीक है जी, दो बॉडी है जो एक दूसरे की ओर जा रही हैं, ठीक है जी। इसकी जो वेलोसिटी है एस डैश में बात करूं मैं तो रेड से लिखूं, एस डैश में जो इसकी वेलोसिटी है यू डैश है इस वाले की, और इसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस यू डैश है, ठीक है जी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। और ये बॉडी का जो मास है वो m1 है, इस बॉडी का जो मास है वो आपका m2 है। क्लियर है? इसी बॉडी की जो वेलोसिटी है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में s वाले में वो आपकी u1 है और इसकी u2 है, ठीक है जी। ये बात जो मैंने लिखी है ये बिफोर द कोलिजन है, कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन। और कोलिजन के बाद यदि आप देखना चाह रहे हैं तो कोलिजन के बाद जो है ना, या कोलिजन के टाइम पर, कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी एक ही बन जाती है, संयुक्त होकर के, कंबाइंड होकर के, ठीक है जी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है जी। ये m1 और ये आपकी m2, दोनों बॉडी एक ही बन गई, और ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। क्लियर है? ये कोलिजन के टाइम की बात है, एट कोलिजन या आफ्टर कोलिजन आप कह सकते हो, ठीक है जी। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। थोड़ी सी इसमें ऐसी लैंग्वेज है कि भाई जो इनकी है लैंग्वेज वो मैंने बता दी आपको। इनकी लैंग्वेज क्या है कि लेट अस कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, है ना। क्लियर है? लेट u डैश एंड माइनस u डैश बी देयर वेलोसिटी, देयर उनकी, THEIR, देयर वेलोसिटी, ठीक है, उनकी वेलोसिटी है इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश, ठीक है जी, s डैश में, एंड फुल स्टॉप कर दो या u1 एंड u2 बी देयर वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s। क्लियर है जी? आफ्टर द कोलिजन दे ये बोथ बॉडीज कंबाइन टू ईच अदर, दोनों संघट के पश्चात दोनों पिंड क्या है, आपस में संयुक्त हो जाते हैं, ठीक है जी। एंड मूव विद वेलोसिटी स्मॉल v, स्मॉल v यही जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसी से ये क्या मोशन कर रहे हैं ना, क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप मान रहे हैं, ठीक है जी। तो इतनी बातें लिखने के बाद आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला लगाना है जो आपने लास्ट डेरिवेशन में पढ़ा था, जिसका नाम है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ठीक है जी। तो उसकी हेल्प लेनी है। तो फ्रॉम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ठीक है जी। देखो जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है आपकी, वो आपको पता है। दूसरे वाला एक्सप्रेशन बताओ क्या था, u बराबर था u डैश प्लस, ठीक है जी, v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, ठीक है जी, यही तो था। अब यहाँ से आप u1 निकाल लो इसी की हेल्प से। तो u1 आ रहा है, इधर होता था s फ्रेम वाली वेलोसिटी और यहाँ होती थी s डैश फ्रेम वाली वेलोसिटी, ठीक है जी। तो अब पहली बॉडी के लिए बात कर रहे हैं तो u1 आएगा और u डैश आएगा, इधर u1 आएगा पहली बॉडी के लिए, तो इधर क्या आएगा u डैश और ये प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। क्लियर है जी? और देखो
u2 निकाल लो, ये u1 है आपका, है ना, इक्वेशन डाल दो, जरूरत पड़ेगी इनकी। u2 बताओ भाई, u1 लिया तो u डैश लिया, u2 लोगे तो माइनस u डैश आ जाएगा, तो जहाँ u डैश था वहाँ माइनस का u डैश आएगा, u डैश की जगह माइनस u डैश, तो बीच में माइनस आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर है जी। u1 भी है आपके पास और u2 भी है। अब आप एक लॉ जानते हैं जिसे आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, लिखो इधर, ठीक है जी। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, यानी लीनियर मोमेंटम, यहाँ आप लिखना चाहो लिख लेना, लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन बराबर लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है जी। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, तो एम, और ये जो अप्लाई कर रहे हो आप, ये करो आप फ्रेम एस में, ठीक है जी। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन फ्रेम एस, ठीक है जी। तो देखो एस में बात करनी है तो m1 u1 आएगा, एस के लिए मैंने ब्लैक से बना रखा है, ठीक है जी, प्लस क्या आएगा m2 u2 बराबर, कोलिजन के बाद तो आपको पता ही है दोनों संयुक्त हो गई थी, है ना बॉडी, तो m1 v1 होना चाहिए, लेकिन v1 भी v है, और m2 v होना चाहिए, v2 होना चाहिए, लेकिन v2 भी v है, क्योंकि दोनों संयुक्त हो गई तो दोनों की वेलोसिटी एक ही तो रहेगी अब, क्योंकि दोनों बॉडी कंबाइंड हो गई ना, तो एक ही वेलोसिटी चलेगी, कितनी चल रही है v से, v मान लिया है ना, वहाँ से कॉमन ले लोगी। इधर आप u1 डैश की वैल्यू रख लो, वो u1 की वैल्यू रखो और u2 की वैल्यू रखो, आपके पास दोनों वैल्यू हैं, तो m1 u1 की वैल्यू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर प्लस m2 u2 की वैल्यू है माइनस का u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर बराबर में क्या आएगा m1 प्लस m2 और v जो है आपका ये कॉमन आ जाएगा, क्लियर है जी। तो इस तरीके से आपने u1 और u2 की वैल्यू रखी है, तो कहाँ से रखी है साइड में बता दो, ठीक है जी, कहाँ से रखी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से, और साथ में एक बात और लिखो एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपने u1 और u2 की वैल्यू रख दी, यहाँ से आप निकाल लो m1 और m2 की वैल्यू, ये m1 है आपका, m1 और m2 दोनों के एक साइड हो जाएंगे, तो m1 वाले एक साइड और m2 वाले एक साइड, ठीक है जी। तो देखो एक m1 का ये रहा, एक ये रहा, तो यानी m1 बाहर कॉमन ले लिया, तो ये सारा बिल्कुल एज इट इज रहेगा, तो u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, और m1 v है, m1 बाहर आ गया कॉमन, माइनस v हो जाएगा, ठीक, और m2 उधर कॉमन ले लो, तो उधर v है, ठीक है, m2 के साथ v है, तो m2 बाहर आ गया, v बचा, और ये m2 के साथ वाला सारा उधर चला जाएगा, तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। इस तरीके से अब आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका u डैश प्लस v, 1 की v में करो तो माइनस v, और इसकी करोगे तो माइनस ही आएगा, माइनस का u डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में ये सारा एज इट इज रहेगा, u डैश है ना, ये सारा बिल्कुल सेम रहेगा। इधर भी ऐसे ही करो, m2 इधर भी एलसीएम आएगा, v माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, ठीक है जी, और माइनस से पलट जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस u डैश और माइनस का v अपॉन में आपका ये रहेगा,
1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, देखो ये b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी ये b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इक्वेशन 1 और सेकंड की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो मैं डायग्राम रफ कर देता हूँ। डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। देखो इसके बाद जो बचेगा वो लिख लेते हैं। तो ये बचेगा आपका m1 u डैश, ठीक है, कॉमन आप ले सकते हो तो क्या बचेगा आपका u डैश कॉमन आएगा तो ये बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसके अपोन में u डैश दोनों में कॉमन आया तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचा, अपोन में सेम रहेगा तो 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। इधर देखें m2, इसमें भी आप u डैश कॉमन लेंगे तो रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अपोन में बचेगा बिल्कुल सेम 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से m1 अपॉन m2 निकाल लो। देखो u डैश तो दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका कट जाएगा। तो जो आप m1 अपॉन m2 निकालेंगे वो हो जाएगा आपका m2 अपॉन में जाएगा, तो ये वाला जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है ये, ठीक है जी। इसके बाद हम इक्वेशन 1 को उठाते हैं, फर्स्ट इम्प्लाइज करते हैं। फर्स्ट क्या है, u1 बराबर है आपका u डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से हमें एक चीज़ मिल जाएगी, इसकी वैल्यू, और फिर सिमिलरली करके इसकी वैल्यू भी हम निकाल देंगे। ठीक है जी, दोनों तरफ का स्क्वायर करो तो u1 स्क्वायर बराबर ये सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो u डैश प्लस v का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करें वो आप क्या आएगा, u डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 यू डैश v अपॉन 1 प्लस यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को c से, तो डिवाइडिंग बाई सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ सी स्क्वायर से भाग करने पर। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे कि ये ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड्स, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर से भाग करना है तो सबके हर टर्म में सी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका u1 डैश नहीं u डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर, और इस सारे के अपॉन में ये तो है ही एज इट इज 1 प्लस यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस टर्म को दोनों तरफ 1 में से माइनस कर दो, तो इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो 1 में से घटा लिया, इधर भी 1 में से घटा लो, तो 1 माइनस ये है आपका u डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नहीं बल्कि 1 में से माइनस करना है, ठीक है जी,
तो ये है आपका यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस है आपका वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस है आपका 2u डैश वी अपॉन सी स्क्वायर और इसके अपॉन में है ये, ठीक है जी, 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 में से माइनस क्या है, दोनों तरफ है ना, तो ये बचेगा 1 माइनस, ये तो ऐसे लिखो, ये u1 नहीं, u1 है, हाँ u1 ही है, ठीक है। ये हो जाएगा, इधर ले जाओ, होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये बचेगा 1 प्लस यू डैश स्क्वायर है ना, और इनटू में वी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा सी की पावर 4, सी की पावर 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं ना इधर ले जाके, और माइनस का 2 यू डैश वी डैश अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है जी, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन में है आपका सारा यही 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। जो है आपका ये बचेगा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर, यहाँ कुछ कटना चाहिए, तो ये हम इधर ले गए थे, होल स्क्वायर खोला है, हाँ ये प्लस है, तो देखो ये दोनों प्लस माइनस के आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचेगा वो देखो क्या बचा 1, और इसमें वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लो, इसे पहले लिख लो 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन ले लो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो क्या बचा यू डैश स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा, और यहाँ बचा माइनस का 1, ठीक है जी, और ये अपॉन में 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर आपका इसका होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। तो माइनस कॉमन और लेना है अभी, माइनस इस ब्रैकेट में कॉमन ले लो है ना, क्योंकि ये दोनों टर्म फिर एक जैसी हो जाएंगी, तो ये 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो ये बचेगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। यह एक लाइन ना बढ़ाना चाहो तो आप यही माइनस कॉमन ले सकते हो, ये इसके साथ ये लिख लिया, और इसमें यही माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक लाइन बढ़ने से बच जाएगी, तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे ये सारा कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये सारा कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, तो क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अपॉन में है आपका 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, तो ये वाला इधर ले जाओ और ये वाला अपॉन में ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाला सारा अपॉन में जाएगा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर इधर पहुँचा के स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सब जगह अंडर रूट आ जाएगा, यानी तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ना, और यहाँ भी बचेगा 1 माइनस अंडर रूट में वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन में भी अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर,
तो इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिमिलरली करके ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें थर्ड इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले सिमिलरली करके इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। देखो सिमिलरली, तो जैसे इसकी वैल्यू आपने निकाली, सिमिलरली करके आप इसकी वैल्यू निकाल दो 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और देखो ध्यान देना, यहाँ पर यू डैश है, यहाँ पर माइनस यू डैश है, तो यू डैश के स्थान पर क्या आना है, माइनस यू डैश। तो इस साइड भी, इस साइड यू डैश के स्थान पर क्या आ गया, माइनस यू डैश, तो इस साइड भी यू डैश के स्थान पर क्या आएगा, माइनस यू डैश, लेकिन स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, तो इस टर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगली टर्म तो ऐसी रहेगी। और देखो u डैश के स्थान पर माइनस यू डैश आया, तो आप खुद बताओ u के स्थान पर क्या है, वो u1 के स्थान पर क्या आएगा, u1 देखो इसमें u1 है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, u2। क्लियर है, डायग्राम में मैंने बताया था। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका इसी की हेल्प से आराम से सिमिलरली करके निकल गया। अब आप ये दोनों वैल्यूज़ थर्ड इक्वेशन में रख दो। थर्ड इम्प्लाइज m1 अपॉन m2, तो ये 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू ये रही। पहले सारी ये वैल्यू हम रखेंगे, तो देखो ये जो वैल्यूज़ रखनी है पहले रखनी है इसकी, है ना, तो इसकी वैल्यू ये रही, तो पहले ऊपर उसकी वैल्यू रखवाओ, तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इंटू में है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन में वो रहा अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m1 की वैल्यू रखी आपने, अब m2 की वैल्यू रखो। m2 की वैल्यू ये रही ये रही, तो ये अपॉन में आएगी m2 की वैल्यू, तो ये आएगा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अपॉन के अपॉन वाला ऊपर पहुँचेगा, तो अंडर रूट u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल, तो जो आपका बचा m1 अपॉन m2 वो आपका बचेगा अंडर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस तरीके से आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर से रफ कर देते हैं, तो यहाँ से आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा। देखो आप मान के चलो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S है ना, लेट इन फ्रेम S, जो फ्रेम S है उसमें जो है आप मान के चलो जो बॉडी की वेलोसिटी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में बॉडी की वेलोसिटी u1 u2 है ना, पहली बॉडी की u1 और दूसरी की u2, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में दूसरी बॉडी की वेलोसिटी मान के चलेंगे 0 है। ठीक है, तो लेट इन फ्रेम S वेलोसिटी ऑफ, है ना, m2, जो m2 की वेलोसिटी है वो मान लो कितनी है, 0, यानी दैट इज u2। S में तो u1 u2 है ना वेलोसिटी, तो u2 बराबर 0 रख लो, तो क्या आएगा, यह आएगा m1 अपॉन m2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस u2 तो 0 रख लो, तो 0 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो गया, 1 अंडर रूट 1 1 हो गया, तो m1 बराबर आएगा आपका m2। ठीक है जी, और अंडर रूट 1 तो 1 ही हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, जो m2 है आपका जो m2 है आपका
उसे आप मान लो m नोट, यानी रेस्ट मास। और जो m1 है, जब इसे m नोट बना तो इसे m मान लो, m और m नोट के पदों में आपको लाना है डेरिवेशन। और जो u1 है इसे आप v कह दो, मान लो वेलोसिटी v है, ठीक है जी। तो क्या आएगा, सो m बराबर आ जाएगा m2 की जगह m नोट और u की जगह v। इस तरीके से आप देखो, ये वही डेरिवेशन है जो मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था, ठीक है जी। तो बॉडी जो है फर्स्ट वाली m1, उसकी वेलोसिटी हमने कितनी मानी, v। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके सामने आता है, और ये वही एक्सप्रेशन है जो रेस्ट मास और डायनेमिक मास के रिलेशन को देता है। तो डायनेमिक मास जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, रेस्ट मास से अधिक होता है। वो केस में देखते हैं, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है, लेकिन इसके 2-3 केस हैं, तो वो केस कर लेते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, तो अब हेडिंग डालो केस फर्स्ट। जैसे कि आप हर डेरिवेशन में केसेस देखते हैं, इस डेरिवेशन में भी आप देखें केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में यही रहता है जब v की वैल्यू है ना बहुत छोटी हो c से, ठीक है जी। जो v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, उसकी क्या है वेलोसिटी, बहुत छोटी है। v है वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस s में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस s में है ना u1 u2, u1 को v माना है सिंपली, है ना। तो u1 v है, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में s में जो बॉडी पहले वाली है m1, उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है जी। तो v यदि बहुत कम है लाइट की स्पीड से, तो v स्क्वायर, देखो ये वही बात है, v तो कम है बहुत c से, तो v स्क्वायर और कम हो जाएगा c स्क्वायर से। छोटी संख्या का वर्ग करके और छोटी संख्या आ जाएगी, और बड़ी संख्या का वर्ग करके और बड़ी हो जाएगी वो, है ना। तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर वो बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। तो आप 1 में से, या ये देख लो, यदि आप ये करें √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो ये आपका लगभग अंडर या इसे अभी छोड़ो अंडर को, यदि आप 1 में से वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर घटाएं, यानी वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 से बहुत छोटी है, तो बहुत बड़ी संख्या में से बहुत छोटी संख्या घटाओगे, लगभग बड़ी संख्या ही आएगी, छोटी संख्या नेग्लिजिबल हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो आप निकालेंगे यदि वैल्यू इसकी, ठीक है जी, तो ये √1 ही तो आएगा, इसकी जगह 1 रख दो वहाँ पे, तो सो m बराबर आ जाएगा m नोट अपॉन √1, तो m बराबर आ जाता है m नोट के, ठीक है जी। यानी ये क्लासिकल मैकेनिक्स वाला, न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला केस बन गया कि जब वेलोसिटी बहुत कम रहती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से बॉडी की, है ना, तो जो रेस्ट मास है और डायनेमिक मास है वो दोनों सेम रहते हैं, यानी फिर वेलोसिटी के बढ़ने का मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है जी। तो ये केस फर्स्ट था आपका, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद केस सेकंड देखें, केस सेकंड आपका इसी में कर लेते हैं। तो केस सेकंड है ना, केस सेकंड में आप मान के चलो जब v छोटा तो है लेकिन कंपेरेबल है, बहुत छोटा नहीं है, c से कंपैरिजन हो सकती है, तो जो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है, ठीक है जी, उसकी वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू जो है वो कैसी है, छोटी है c से, तो v स्क्वायर थोड़ा और छोटा हो जाएगा ना, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा ना, एक ही रहने दो। तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, 1 से छोटा है, और जब 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो, है ना, ये छोटा है बहुत, अब v की वैल्यू बहुत अधिक है ना, मतलब इतनी कम नहीं है कि आप उसे नेगलेक्ट कर सको। वहाँ पिछले केस में आपने नेगलेक्ट कर दिया था ना, यहाँ नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो v की वैल्यू काफ़ी अधिक है ना, और फिर इतनी वैल्यू है तो वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू भी कुछ होगी, और फिर वो 1 में से घटा के कम आएगा, और कम को जब डिवाइड करोगे तो ज़्यादा आएगा। तो यानी इस केस में आपको ये मिल जाएगा
कि जो m है ना वो आपका ज़्यादा आएगा किससे, m नोट से। इस तरीके से m की वैल्यू ज़्यादा आएगी m नोट से, ठीक है। ये बात मैंने आपको शुरुआत में भी समझाई थी और यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ से ये होता है कि वेलोसिटी जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, कंपैरिजन करने योग्य हो, तो डायनेमिक मास ज़्यादा होता है और रेस्ट मास कम रहता है। ये आपका केस सेकंड है। इसके बाद केस थर्ड देखें। केस थर्ड में आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, मतलब बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी वो आपकी वैन, जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है वो या तो c के वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, ठीक है जी, या उससे अधिक है। ये वाला केस है, या और क्या लगाना, कोमा ही लगा दो। तो दोनों केस हम इसके देख लेते हैं, जब c के बराबर है और जब c से अधिक है। तो एक साइड देख लेते हैं, जब c के बराबर है तो देखो v c के बराबर है, तो आप देखेंगे m बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m बराबर m नोट अपॉन 0 आ जाएगा और m बराबर आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है जी। इधर देखो, जब v c से बड़ा है तो v स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा c स्क्वायर से, और v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर जो है वो है ना काफ़ी ग्रेटर हो जाएगा 1 से। तो 1 में से आप v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर घटाएंगे, ये बड़ा है बाद वाली संख्या v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो बड़ी संख्या घटाओगे 1 में से तो निगेटिव आएगा, और जब निगेटिव के लिए आप m निकालेंगे तो m बराबर आएगा m नोट अपॉन ये निगेटिव, इसकी निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू अंडर रूट में आ जाती है तो क्या बन जाता है, इमेजनरी। तो m जो है, मास जो है वो आपका इमेजनरी हो जाएगा। तो एक केस में मास इमेजनरी हो रहा है, एक केस में मास इन्फिनिटी हो रहा है, दोनों ही केस इम्पॉसिबल हैं। तो यहाँ से भी ये बात सिद्ध हो जाती है, ना तो मास इन्फिनिटी हो सकता, ना मास इमेजनरी हो सकता। तो यहाँ से भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो बॉडी है, बॉडी की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर भी नहीं हो सकती और उससे अधिक भी नहीं हो सकती। यहाँ से भी ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है जी। तो केस थर्ड ये आपका लास्ट केस था और इसी के साथ ही आपका डेरिवेशन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।